क्या है दहेज कानून? पत्नियों की सुरक्षा का हथियार या पत्नियों के हाथ का खिलौना? दहेज कानून और टूटता परिवार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कानून स्पेशल में। आप सबका जी हम स्वागत करते हैं। जिंदगी आपको कब, कहां और किस तरह का दर्द दे जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप दहेज कानून के घेरे में आ गए तो तबाही निश्चित तौर पर है। दहेज विरोधी कानून नारी शक्ति की मशाल के रूप में देखा जा रहा था। निशा शर्मा रातों रात नारी शक्ति की मिसाल बन गई थी, क्योंकि उन्होंने दूल्हे के साथ बारात को वापस कर दिया था। फिर केस भी चला, सालों साल चला, और जजमेंट जो आया 10 साल बाद, उसने निशा को झूठा करार दे दिया है। वो पहले से किसी मंदिर में फेरे ले चुकी थी। बारात वापस करने के 4 महीने बाद निशा ने उसी युवक से शादी भी की थी, लेकिन वहां भी धोखा ही था। निशा ने उसके ऊपर भी केस दर्ज कर दिया। अदालत ने दोनों को बरी कर दिया है। निशा के कारण उसके तथाकथित होने वाले पति दलाल की 9 साल की जिंदगी तबाह हो गई है, और निशा मीडिया की चहेती बनी रही, पुरस्कार बटोरती रही। सीक्रेट, SCCRT और NCRT में इनकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। सब झूठा साबित हुआ। बिना अदालत के निर्णय के निशा को नायिका और दलाल को खलनायक बनाने वाले बुद्धिमान लोगों की नजरें अब झुकी हुई हैं। हमारा आज का सवाल भी यही है कि निशा शर्मा के प्रकरण के बाद आप क्या मानते हैं कि दहेज कानून का भारी दुरुपयोग हो रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? हमको आप अवगत करा सकते हैं, फोन कर सकते हैं। एक नंबर हम आपको बता रहे हैं 0120 जो कि कोड है, और 2 नंबर है 33522659 33522660। ये 2 नंबर हैं, इस पर आप हमको फोन करके अपनी राय रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि दहेज कानून का भारी दुरुपयोग हो रहा है। निशा शर्मा प्रकरण में जजमेंट आने के बाद आखिरकार आपकी इस राय के बारे, इस कानून के बारे में आपकी राय क्या है? दहेज कानून के टूटते परिवार के लिए हम अपने 2 मेहमानों के साथ भी जुड़ रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। आप भी उनको फोन करके सवाल कर सकते हैं। जयंती दत्ता जी हैं, डॉक्टर जयंती दत्ता, जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू। और हमारे साथ महेश तिवारी जी हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महेश जी। हम दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय दरअसल क्या है इस बारे में। ये इंसिडेंट हुआ महेश जी, चूंकि इस पर बातचीत हमारी पहले भी हुई है। 498 के दुरुपयोग की बातें बहुत आती हैं। आज हमने जब शुरुआत में भी अपना प्रोग्राम किया तो भी इस तरह के कॉलर्स थे। ज्यादातर कॉलर, लगभग कह सकते हैं कि हमको जितने कॉलर्स मिले उसमें 100% ये मानते हैं कि इंटेंशन हो सकता है ठीक रहा हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत गलत हो रहा है इसका। एक्चुअली जो जुडिशियल वर्डिक्ट अभी आया है ये स्वागत योग्य है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से इस जुडिशियल वर्डिक्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया है, उससे हमारे समाज को, और खासकर मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि हमारे सिस्टम को एक सबक लेना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, निशा शर्मा ने एक झूठा केस इनके ऊपर लगाया, तो हमारे सिस्टम की रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है? सिस्टम को ये चाहिए था कि जब तक एलिगेशंस प्रूव ना हो हम उनको जेल ना भेजें, जब तक एलिगेशंस प्रूव ना हो हम इस पर FIR ना करें। फर्स्ट हम इन्वेस्टिगेशन करें कि कितनी इसमें सच्चाई है। अगर इतना सा काम अगर एक इनिशियल स्टेज पे हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि आज मनीष दलाल को और उनकी मदर को, जो कि वो भी औरत हैं, उनको 2 महीने के लिए जेल में सड़ना पड़ता है। जैसा कि मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि 2 महीने तक ये लोग जेल में थे, और 9 साल की जो इनको टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर हुआ है, उसको कंपनसेट कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। उसको कंपनसेट, क्या हमारे सिस्टम में इतना दम है कि उनको कंपनसेट करें? क्या हमारे सिस्टम में इतना दम है कि जिस व्यक्ति ने ये झूठा केस लगाया था उसको सजा दें? जी। हम वो निर्दोष साबित हो गए, वो बात ठीक है, लेकिन जिसने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, जिसने सिस्टम को यूज किया, लॉ को यूज किया, उसको पनिशमेंट कब मिलेगा? कब तक हम इस तालिबानी लॉ को ढोते रहेंगे? मैं ये कहता हूं कि लगभग हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, 95% हाई कोर्ट्स ने यह कहा कि ये लॉ लार्जली मिसयूज हो रहा है, और कुछ हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी कि इसको तुरंत चेंज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल टेररिज्म कहा। बिल्कुल, लीगल टेररिज्म कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तालिबान लॉ को कब तक ढोते रहेंगे? इसको इमीडिएटली डिलीट करना चाहिए IPC से, और जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा, मुझे लगता है ये मनीष अकेले नहीं है, ऐसे मनीष इस देश में हजारों लाखों हैं जो कि अपनी पीड़ा को सह रहे हैं। उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो कहां जाएं? जज साहब के पास जाते हैं, वहां उनको सुनवाई नहीं होती, पुलिस के पास जाते हैं, वहां उनको सुनवाई नहीं होती, कहां पर जाएं वो? तो क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक यहां पर एक मास लेवल पे एजिटेशन ना हो तब आप इसको चेंज करेंगे? कब तक? जज, कोर्ट, पुलिस, सभी जनता सभी ये कह रहे हैं कि ये लॉ मिसयूज हो रहा है, 95% मिसयूज हो रहा है। तो आप कब तक ये करेंगे? हम भी कहते हैं लॉ मिसयूज हो रहा है, कोर्ट कहते हैं मिसयूज हो रहा है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। कब करोगे इसे?
कब करोगे, इसके पीछे और इम्प्लीकेशन क्या है? किस पीछे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। जी मोहनलाल हैं। मोहनलाल बताया, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं बताइए। हाँ जी, पानीपत से मोहनलाल बोल रहे हैं जनाब। जी जी बोलिए मोहनलाल जी। हमारे साथ भी जीन के अंदर इसी तरह केस डाल दिया गया है और हम 2 साल से इसी तरह परेशानी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं है कोई भी। जी। और जीन के अंदर गुलशन कुमार है, उनकी लड़की ने हमारे ऊपर ये केस डाला हुआ है और कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। हम बल्कि मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान है बहुत ज्यादा। जिंदगी ऐसी डामाडोल हो चुकी है हमारी। जी मोहन, ये एक बानगी है, ये इस तरह की केस, जैसे उन्होंने कहा कि ये तो एक दलाल फैमिली तो एक सिर्फ एक वो हो सकता है, अदरवाइज इस तरह के इसके पीछे मतलब क्या आप बदलते सामाजिक परिवेश के तौर पर देखती हैं कि लड़कियों ने इसका बहुत मिसयूज किया है, या कुछ और फैक्टर्स भी आप मानती हैं? मेरे ख्याल से शादी एक मखौल बन के रह गई है। कोई भी माँ बेटे की शादी इसलिए शायद नहीं करती कि जो आ रही है ब्याह के, वहाँ से आप दहेज के उसमें आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें या उनसे निकालें या एक्सप्लॉइट करें। तो आप अगर देखें इस चीज़ को, 498 का अगर आप जिक्र करें, क्योंकि मैं मैरिटल काउंसलिंग करती हूँ और उसमें मैंने पाया अक्सर होता क्या है कि एक तबका है समाज का जो ये सोच के चलता है 9 दिन से लेके 90 दिन की शादी में मुझे 30 लाख से लेके 50 लाख तक मिल जाएंगे। पढ़ी लिखी लड़की दिखती हैं, ये शोध के जरिए पाया गया है कि एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होती हैं इनकी, और ये अटैक भी उन्हीं को करती हैं जो थोड़े एजुकेटेड हों, थोड़े घबराए हुए हो, पुलिस में जाना नहीं चाहते, लॉ में इस तरह से उलझना नहीं चाहते। आप सोचिए जो 9 साल की ज़िंदगी इसने बर्बाद करी और जो माँ बेचारी 2 महीने तक जेल में सड़ी, कहीं कहीं तो ये नॉन बेलेबल है। तो आप तहकीकात करते नहीं हो। लड़की वालों को तो सरकार जो है फ्री में वकील मुहैया करवाती है, और मैं ऐसे परिवारों को जानती हूँ जहाँ वो उलझ रहे हैं और भी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास अपने को संभालने के लिए भी कुछ भी नहीं है। आपका सामाजिक जो रिश्ता है, आपके परिवार वाले जो है वो आपसे कतराने लगते हैं क्योंकि वो भी इसके चपेट में आ सकते हैं। तो आपका एक अलग थलग आप पड़ जाते हो। इट्स ए मोर ऑफ ए क्रिमिनल काइंड ऑफ एन अटैक ऑन द सन्स फैमिली, ऑन द बॉयज फैमिली। ऐसे बहुत से फैमिलीज को मैं जानती हूँ जहाँ लड़का जो है पढ़ा लिखा था, ओनली सपोर्ट था पेरेंट्स का, वो जेल चला गया और सारी परिवार टूट गई, उसकी नौकरी चली गई। इवन इन द आर्म फोर्सेस में जो इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतने जद्दोजहद के बाद वो अफसर बन के आया और वहाँ पे इन्होंने एक झूठा लगा दिया 498। आप तहकीकात तो करें जहाँ पे इसका जो प्रोविजन है, जहाँ पे इसको फायदा देना चाहिए था, वहाँ तक ये फायदे नहीं पहुँच रहे। आज भी वो औरतें सताई जाती हैं, आज भी वो औरतें मजबूर करी जाती हैं। ये बड़ी बात है। ये हम जानेंगे कि दरअसल जिस उद्देश्य के साथ इस कानून को लागू किया गया था, क्या उन तक ये कानून पहुंचा है, और अगर नहीं पहुंचा है तो बड़ी बात है। कुछ कॉलर सुन रहेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन इसमें ये तो फैक्टर हो गया कि ये हो रहा है, पर इसके पीछे क्या एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन हुआ कि जैसे इंटीरियर में, आपने सही कहा कि जो इंटीरियर्स में है, जो गांव में है, जहां पर बहुत ज्यादा सप्रेशन रहता है महिलाओं का, वहां तो कोई नहीं बात नहीं करता है। वहां से मेरी जिज्ञासा एक है, आप 498 अकेला नहीं लगता, 498 के साथ डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है और तमाम लॉज जो हैं वो आप लगा देते हैं, लेकिन क्या ये इतनी जल्दी सुलझ जाती है जब आप पैसे दे देते हो? म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होती है, अक्सर आप देखोगे जहाँ पे भी 498 लगाया जाता है, वहाँ पे पहले तयशुदा तरीके से ये सारा मॉनिटर होता है। शादी से पहले तय किया जाता है। इस केस के बारे में जहाँ आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ भी ये तयशुदा मामला था। कोई ना कोई रिश्तेदार आपके इसके पीछे होते हैं जिनको पैसा दिखता है और आप फांसते हो। इट्स ए काइंड ऑफ ए वेल प्लान्ड गेम अगेंस्ट द फैमिली ऑफ द बॉयज, और वहाँ पे वो उस यंग लड़के की जिंदगी आप खराब करते हो, उनकी परिवार को खराब करते हो, उनका जो सोशल नेटवर्क है उसको तोड़ देते हो। इट्स ए वेरी सीवियर काइंड ऑफ ए क्रिमिनल थिंग, और वहां पे आप तहकीकात करते नहीं हो, क्योंकि लड़की वाले अगर कुछ भी एक उंगली उठा देते हैं। आई नो ऑफ सच गर्ल्स हु से लुक, इवन इफ आई वर्क, मेरे को इतना पैसा नहीं मिलेगा सारी जिंदगी कमाने के बाद, लेकिन इतना अगर मैंने ठोक दिया, लॉयर फ्री, बाकी तमाम चीजें फ्री, उसके साथ साथ सोशल स्टिग्मा और लग जाता है इस परिवार वाले को, तो यू हैव डैमेज्ड द होल डैम फैमिली फॉर द लाइफ। एग्जैक्टली। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लखीमपुर खीरी से हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका, बताइए। हेलो। जी हाँ बोले। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं। सर जी, हमारी जो है प्रॉब्लम ये है कि जो है वो ससुराल वालों ने हमसे जो है वो नाजायज जो है पैसों की डिमांड की थी। ओके। और उसके बाद में हमको जो है वो 498 कोई जो है धमकी दे करके जो है हमसे पैसा जो है लिया गया था।
ठीक है। और उसके बाद में हमने जो है वो अपना जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से विदाई का दावा दायर किया था, तो उसके अगेंस्ट में हमारे ऊपर जो है वो 498 जो है लगवा दिया गया था। जी जी जी। तो अब उसमें जो है वो क्या जो है मतलब क्या उसमें हम लोग जो है वो जो है अरेस्ट हो जाएंगे क्या? उसमें अरेस्ट हो जाएंगे? एक तो इनका देखो बहुत बढ़िया सवाल है इनका। जैसा कि अभी दत्ता साहब ने ये बताया कि मोटिव कुछ दूसरा होता है। प्री प्लान्ड वे में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है कि किस तरह से हम ऑफेंस को रजिस्टर करवाएंगे तो इससे मुझे बहुत हैप्टी अमाउंट मिलेगा। क्योंकि अगर किसी भी केस में आप देखें, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट पे मैक्सिमम जब एफआईआर होती है उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट पे अगर इनका डाइवोर्स होता है या सारे ऑफेंसेस कल्मिनेट होते हैं तो उसमें एक हैप्टी अमाउंट बॉय की तरफ से लड़की को दिया जाता है। वो डिमांड पे होता है, वो अंडर एक्सटॉर्शन होता है, अंडर फियर ऑफ दी केसेस कि आप अरेस्ट हो जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। और अल्टीमेटली 498 एक टूल बन के रह गया है, एक्सटॉर्शन ऑफ टूल। जी जी। इसको जो भी यूज कर रहे हैं मैक्सिमम अर्बनाइजेशन गर्ल्स जो ये कर रही हैं, जैसा कि अभी आपने चर्चा में भी लिया था कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर ये लॉ नहीं पहुंच पाता है, वहां पर इस्लाक प्रोटेक्शन नहीं है। मैं आपसे वो जानूंगा, लेकिन इनका जो सवाल था कि इनका क्या अरेस्ट हो जाएगा? हाँ, ये इनका अरेस्ट हो सकता है क्योंकि 498 ये कग्निजेबल ऑफेंस है। अब इनको ये वहां पर साबित करना चाहिए कि जो हमने उनके ऊपर जो पहले अपनी शिकायत की थी उसके इन्होंने काउंटर ब्लास्ट में 498 किया, तो 498 का पहले हर तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इन्होंने काउंटर ब्लास्ट किया है, क्या इन्होंने अपने को सेव करने के लिए किया है, क्या मुझे बर्बाद करने के लिए किया है, क्या मुझसे कोई एक्सटॉर्शन करने के लिए किया है, ये इनको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। और डेफिनेटली ये अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि कग्निजेबल ऑफेंस है। बहुत ही इस तरह के केसेज में बॉय साइड को कोई डिफेंस मिल नहीं पाता और वो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाते हैं। सिस्टम यहाँ पर हमारा इस तरह से वर्क करता है कि अगर एक टेररिस्ट को पकड़ना होगा तो उनसे नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए वो रातों रात जाके अरेस्ट कर लेते हैं और इवन अंधेरे में करते हैं। और इवन मैं ये 2 लाइन करना चाहूंगा कि सुप्रीम जल्दी हाँ, एक चीज आप हमेशा देखेंगे जहां पे भी 498 लगाया जाता है उसके साथ ये जरूर कहा जाता है कि लड़का जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, जो लड़की है वो पैसे लेने के बाद दोबारा शादी के पीढ़ी में बैठ जाती है, शादी करवा लेती है। लड़का इतना साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड होता है कि वो शादी करता ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, ये सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं इसके। और बड़ी बात यह है कि क्या इस कानून को बदला जाना चाहिए तो कितना? अगर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लीगल टेररिज्म है तो लीगल टेररिज्म में किस तरह से बदलाव हो सकता है? और जैसा कहा गया कि एक आतंकवादी को हो सकता है कि इतना जल्दी ना पकड़ा जाए, लेकिन इस केस में अरेस्टिंग तुरंत हो जाती है और ये एक बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर है परिवार को तोड़ने का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।